सारी जनता बंकर के नीचे? क्या तेहरान में लोग बंकर्स के अंदर हैं, वहां भी पैनिक है? क्योंकि इस तरह का एक बयान आ रहा था, मैं तो देख के नहीं आपको सर, हैरत नहीं, पड़ गया। आप नहीं मुस्कुरा सर, रहे हैं, वहां जंग नहीं चल नहीं रही, सब घबरा हम रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो कमाल हो रहा है। नहीं, आप मुझे नहीं बताइए, सर, क्या आप लोग बंकर के हाँ, अंदर हैं, नहीं या आप लोग जो है शहर छोड़ के आप तेहरान में नहीं कहीं और इस वक्त? मुझे जरा नहीं सर, हम असलियत तो बताइए साहब। हाँ 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 जी, हम तेहरान में हैं सर, अपनी फैमिली के साथ तेहरान में है, हमारे बच्चे हमारे साथ हैं, और हम जी अपनी जी। बिल्डिंग में, हमारा 4th फ्लोर है। अभी मैं गाड़ी ड्राइव करके आया हूँ, करीब 10-12 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के आसपास है। पहले हमको 1 घंटा लगता था यहाँ आने में, अब मैं 12-13 मिनट में आ गया हूँ। रोड पे ट्रैफिक कम है, ट्रैफिक है रोड पे लेकिन कम है। कोई भी बंकर नहीं बना है, किसी भी तरह का बंकर मैंने पूरे शहर में कहीं नहीं देखा है। ना किसी बंकर का कोई ऐलान किया गया, हर आदमी अपने घर में रह रहा है, कोई अपने घर से बाहर नहीं गया है। कुछ जगहों पर ऐसा हमको सुनने में आया था कि जो मेट्रो की लाइनें हैं उनको तैयार किया गया था कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो वहां पर लोगों को कहा जाएगा तो लोग वहां पर पनाह ले सकते हैं। लेकिन मैंने अब तक लोगों को नहीं देखा कि कोई, हमारे मोहल्ला है, पूरा हमारा मोहल्ला है जहां पर लोग रहते हैं। हम शाम की नमाज पढ़ने, कल मैं शाम की नमाज के लिए गया था, तो जमात से नमाज होती है। काजमी साहब इसकी और तफसील बता पाएंगे। जी। आप अलग अलग भी नमाज पढ़ सकते हैं, मतलब डर के मारे आप बाहर ना निकलना चाहें, घर में नमाज पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं था, वहां औरतें बच्चे सब सारे लोग जाके, एक इमाम आगे खड़े होते हैं, फिर जमात से सारे लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद अपने घरों में वापस जाते हैं। बंकर में कोई ऐसी सूरत हाल क्या नहीं है। तेहरान में इस इस वक्त बाजार खुले हैं, मार्केट खुले हैं? जी क्या जी सर, संडे मैं को अभी छुट्टी होती है, या संडे को यहाँ बैंक वैंक सब खुला रहता है, कारोबार चलता है? यहाँ यहाँ पर सर जुमे को छुट्टी रहती है, संडे को तो छुट्टी यहाँ पे नहीं रहती है। लेकिन बाजार की बात यह है कि हम अभी 8 बजे, यहाँ के ईरान के 8 बजे यानी इंडिया के 10 बजे, हम अपनी वाइफ के साथ गए, तो हमको कुछ सामान चाहिए था, सब्जी वब्जी, तो वो सारा, जहाँ हमें सब्जी मार्केट और इस तरह की चीजें हैं, तो हम जाके हमने वो खरीदा। हमने रोटी खरीदी, रोटी के पैकेट, अपना वहां पे जी। रोटी यहाँ बाहर ही पकती है, लोग बाहर से ले आते हैं, खरीद के उन लोग को हमने घर पहुंचाया, फिर अब वापस अपना काम पे आ गए। एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं कि खामेनेई जो हैं, लोग कह रहे हैं कि साहब वो ईरान छोड़ के कहीं और चले गए हैं, जो आपके सर्वोच्च नेता हैं, सुप्रीम लीडर जी ऑफ ईरान, कि वो कहीं और चले गए हैं, बाहर हैं। क्या वो लगातार आर्मी के लोगों से, मिलिट्री के लोगों से खामनेई साहब मिल रहे हैं? और क्या खामनेई साहब ने जो अभी ऐलान किया, उनका इरादा क्या लग रहा है बात साहब? अब क्या इजराइल पर हमले और तेज होंगे, और क्या अमेरिकन बेसिस पर ईरान हमले कर सकता है? क्या स्थिति है? क्योंकि आप वहीं के पत्रकार हैं, मुझे लगा इससे अच्छा और बेहतर और कौन हो सकता है बताने वाला। हमारा सौभाग्य है सर कि आपके प्रोग्राम में है और बता रहे हैं, ये बात लोगों तक पहुंच रही है। जाहिर है ईरान के शुभचिंतक भारत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका ने इतना बड़ा हमला किया, लेकिन देखिए कि सिर्फ और सिर्फ क्या तबाह किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सुरंगों के इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं उसे तबाह किया है। और अमेरिका पर भी दोस्तों, उसके मिसाइलों पर भी अब लोग लानत भेज रहे हैं और कहते हैं कि इतना बड़ा आपने हवा भरा हुआ था और आपके मिसाइलों ने ये किया है। दोस्तों, कोई भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह नहीं हुई, और ईरान ये कहता है कि हमें पता है कि अमेरिका यहाँ पर रुकेगा नहीं, इसलिए हम अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। दोस्तों, खैबर मिसाइल को पहली बार ईरान ने फायर कर दिया है, और खैबर मिसाइल ने ऐसी तबाही मचाई है कि आप देखेंगे, आप इसकी फुटेज देखेंगे तो आप समझेंगे कि ये गजा है पूरा का पूरा। दोस्तों, एक इलाका खैबर मिसाइल ने उड़ा दिया है। उनका एक बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर था, साथ में एक आर्मी बेस थी, और साथ में दोस्तों जो सेटलर के घर थे वो भी सारे उड़ा दिए गए हैं। सारे के सारे सोहनी यहूदी दोस्तों उड़ा दिए गए हैं। ईरान में कोई भी पैनिक नहीं है। ईरान ये समझता है कि अमेरिका ने अभी हमले में एंट्री की है, तो लाजमी बात है अमेरिका फिर से हमला करेगा। इसलिए ईरान दोस्तों वहां पर स्ट्राइक करेगा जहां पर अमेरिकन मौजूद है, और अमेरिकन के जनाजे जब तक उनके घरों में नहीं पहुंचेंगे तब तक दोस्तों अमेरिका रुकेगा नहीं। आपको ही पता है, ट्रंप एक बदमाश सा इंसान है, उसने जंग रुकवाने के दावे कर रहा था, लेकिन दोस्तों दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जंग शुरू कर दी है। अभी तक दोस्तों चाइना और रूस का कोई रद्द अमल नहीं आया। खुद सोचे कि वो बड़ी सुपर पावर वो आ गई तो क्या होगा। रूस के पास दोस्तों बम्बर का ढेर लगा हुआ है, उसके पास दुनिया के खतरनाक तरीन बम्बर है। ये B2 उनके सामने कोई चीज नहीं है। चाइना ने भी दोस्तों B2 से हाई टेक H-20 नाम का एक बम्बर बना लिया है। तो इन दोनों सुपर पावर के साथ वो सब कुछ है जो अमेरिका के पास है, तो ये भी अगर एंटर हो गई तबाही मचा कर रख देंगी। तो बड़ी उम्दा हिंदी बोलते हैं आप अब्बास साहब। अरे सर, मैं लखनऊ से करीब मेरा थोड़ा सा घर है, आप ही का कहाँ 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 के रहने वाले हैं आप? अकबरपुर के पास हमारा एक छोटा सा गांव, वैसे बॉम्बे में फैमिली शिफ्ट हो गई है, तो वहीं से। और तो ईरान में कब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं? सर मैं 2000 से हूँ, सन 2000 से यहाँ पर। 25 साल?
जी 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 बिल्कुल, वो सवाल आपका है। मैं ऐसे आपको बताऊं कि हम एक बार लेबनान की मिसाल देखते हैं सर। जब लेबनान पे इजराइल ने अटैक किया, वहां की लीडरशिप वहां से हटी नहीं। अमेरिका ने यमन पे अटैक किया, तो यमन की जो लीडरशिप है, वहां के अब्दुल मलिक अल हौसी, वहां के जो अंसारुल्लाह है, जिनको हुती कहा जाता है, वो ग्रुप, वो लीडरशिप वहां से हटी नहीं। तो ईरान पर अटैक होता है। ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, काफी बड़ी एक ताकत है, एक रीजनल पावर है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मतलब कहीं 1%, आधा फीसद भी दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कोई मुल्क छोड़ के या शहर छोड़ के चला जाएगा। बेशक कहीं सुरक्षित जगह पे जाएंगे कि जाहिर है मुल्क की जो क़यादत करनी इस वक्त लीडरशिप की जरूरत है। जी, एक चीज और जानना चाह रहे थे, क्या आपको लगता है कि इस वक्त ईरान जो है वो पूरी ताकत के साथ जो है वो पलटवार करेगा? नंबर 1। नंबर 2, हमने अभी तक 3 मिसाइलें देखी हैं, फतह मिसाइल, सजिल मिसाइल और अभी कद्र मिसाइल। क्या ईरान के तोपखाने में अभी और भी जबरदस्त मिसाइल्स हैं? सर मैं एक तो ये बताऊंगा कि ईरान इस जंग को, यानी जब अमेरिका इसमें शामिल हो गया है, ईरान चाहेगा कि ये जंग धीरे धीरे लंबा खींचे। अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा कि ज्यादा, उनके पास जो भी पावर है वो ये कि एक बार की बड़ा हमला करें, उसी पे काम तमाम हो जाए। तो ईरान की ये कोशिश होगी कि इनके पास टारगेट्स का पूरा बैंक जो है वो काफी अच्छा है, काफी बड़ा है, कि कहां कहां को हिट करना है। वो पूरी लिस्ट तैयार है, अभी यहाँ पर उसकी ग्राफिक्स वगैरह भी जारी हुई थी कि जिनको अटैक किया जा सकता है। तो ईरान ईरान एक्चुअली इस जंग को जीतना चाहता है, हारना नहीं चाहता। तो ये नहीं करेगा कि बड़ा हमला हुआ तो उसके जवाब में बड़ा सा हमला करके एकदम से काम, यानी कोई जज्बाती बात यहाँ पर नहीं होने वाली है। ईरान को यह है कि हमें इस जंग को सुकून से लड़के, चूंकि हमारे एग्जिस्टेंस का मसला है, चूंकि आप ये देखिए यहाँ पर ईरान में जो इस वक्त सोच है वो ये है कि ये जंग अगर हम हारे तो ईरान नहीं रहेगा, ये सीरिया हो जाएगा, जो टुकड़ों में बटा हुआ है। कहीं पर कोई है, कहीं पर कोई है, कहीं इजराइल घुसा हुआ है, कहीं अमेरिका घुसा हुआ है। इस वक्त ईरान की जितनी भी फोर्सेस हैं वो सारी की सारी इस वक्त एकजुट है कि ईरान को बचाना है। ईरान के अंदर ही नहीं, ईरान से बाहर भी जो ईरानी है, मैं अभी अमेरिका में कुछ जो ईरानी थे उनके बयान देख रहा था, एक प्रोग्राम में वो शामिल थे, इनका एक यूट्यूब चैनल है उसमें, तो वो यही कह रहे थे कि इस वक्त हम जहां भी हैं, जो भी कर सकते हैं, हमें ईरान के लिए लड़ना है, एक सिपाही बन के, एक फौजी बन के। तो ईरान इस जंग को जीतेगा, इसके लिए स्ट्रेटेजी रहेगी, और स्ट्रेटेजी हो सकता है हमको कुछ मरहलों में देखने में आए। ये हो सकता है देखने में ना आए कि आज अटैक हुआ तो कल ईरान उससे बड़ा अटैक फौरन कर दे, लेकिन ये देखने में आएगा कि ईरान बहुत ही प्रिसाइसली अटैक करेगा, और कहां अटैक करना है कि जिसका असर ज्यादा हो, गहरा हो, उसको सोच के अटैक करें। अब्बास भाई, आप हमारे साथ बने रहिए। मैं थोड़ा दोस्तों को बता दूं कि अब्बास साहब इस वक्त तेहरान से लाइव हैं, अपने अपार्टमेंट से वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने कुछ देर पहले उन्होंने कहा कि वो मार्केट गए थे, वहां पर बाजार खुले हुए हैं। जुमे यानी फ्राइडे के दिन वहां छुट्टी होती, संडे के दिन कारोबार चलता है, ट्रैफिक थोड़ा सा कम है वहां पर, ये उन्होंने बताया। संडे के दिन थोड़ा ट्रैफिक कम है, लेकिन पूरी जो है लाइफ एकदम नॉर्मल है। कोई बंकर में पब्लिक नहीं है, कोई ईरान या तेहरान छोड़ के बाहर नहीं जा रहा है, और ईरान अब अपनी इस जंग को आगे बढ़ाएगा, ये वो कह रहे हैं। मैं चाहूंगा अमरेश भाई, आपके जहन में कोई सवाल हो? काजमी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? क्योंकि इस वक्त समझ लीजिए बहुत बड़ा करिश्मा है कि हम सीधे तेहरान से बात कर रहे हैं, जहां कुछ देर पहले जहां पर बम्बार्डमेंट हुआ है, जो अमेरिका कह रहा है, और मुझे लगता है पूरी दुनिया तेहरान को देख रही है। और तेहरान के एक बहुत ही उम्दा रिपोर्टर जो हमारे हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं, हमारे साथ लाइव है। काजमी साहब कुछ पूछना चाहेंगे? उसके बाद अमरेश साहब आप भी पूछिए इनसे। जी अहमद अब्बास साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो कैबिनेट वगैरह की कोई मीटिंग की कोई खबर आई है क्या? कोई बड़ा फैसला लेने के लिए कोई तैयारी कोई ऐसी आई है वहां के आपके लोकल टेलीविजन में? या आप तो चूंकि खुद IRIB का हिस्सा ही हैं, तो आपको कुछ और अंदर की कुछ ऐसी तैयारी, रिस्पांस, कोई कैबिनेट मीटिंग, कोई बड़ा फैसला, कोई उस तरह की कोई खबर आती हुई नजर आ रही है क्या? यहाँ पर देखिए, जो स्ट्रक्चर है सिस्टम का, उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा ताकि ये चीज लोगों को पता लग जाए। जी, इसी से ये रिलेटेड है। ईरान में जो एक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, एक जिसका चीफ जो है वो प्रेसिडेंट उसका चीफ होता है,
और उसमें सुप्रीम लीडर का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, पार्लियामेंट का भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। इसी तरह जो बड़े अहम इदारे हैं उनके करीब 10-11 लोगों की ये बॉडी है। जो बड़े फैसले लिए जाते हैं वो इसमें आके होते हैं। जो अच्छा, दूसरी बात यह है कि फोर्सेस के कमांडर इन चीफ जो है वो सुप्रीम लीडर है। ये बात जो है वो मैं बताना चाहूंगा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी, जो इतनी भी फोर्सेस हैं, आर्म्ड फोर्सेस हैं, उसमें IRGC है, आर्मी है, बसीज जिसको कहते हैं, जो वॉलंटियर्स की फोर्स है। मतलब आप कह रहे हैं कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और जितनी पुलिस, जितनी फोर्स है वहां पर, वो सब खामनेई साहब के अंडर में है। एग्जैक्टली। तो प्रेसिडेंट का काम ये होता है कि मुल्क चलाना है, और उसकी मीटिंग हुई थी अभी 2 दिन पहले। उस मीटिंग में ये फैसला किया गया कि भाई हमें ये देखना है कि जंग के हालात है, ना दवाओं की कमी होनी चाहिए, ना खाने पीने की चीजों की कमी होनी चाहिए। अगर किसी के घर को नुकसान पहुंचा है तो फौरी तौर पर उसके रहने का इंतजाम, यानी किसी अटैक में कोई बिल्डिंग, अगर क्योंकि रहायशी इलाके भी हिट हुए तो उनको फौरन इंतजाम किया जाए, और ये कि आगे उनको मतलब ये स्थायी इंतजाम करके दिया जाए कि ये ऐसा ना हो कि वक्ती तौर पर किसी जगह पर है तो उनका गवर्नमेंट, अलग अलग जो डिपार्टमेंट हैं, जो रोड का सेक्शन है, रोड ट्रांसपोर्ट का जो शोबा है, वो एक लेडी है, उसके मिनिस्टर हैं, वो अपनी जिम्मेदारी देख रही है, दवाओं का और इस तरह की चीज। तो उन्होंने ये मीटिंग करके ये तय किया कि हमको किसी चीज की कमी नहीं पड़ने देनी चाहिए। अगर कोई चीज कम पड़े हमें बाहर से मंगाना है। तो एक तो ये फैसला हुआ कि लंबी जंग की तैयारी के तहत ये है। बाकी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो डायरेक्ट रिलेटेड हैं सुप्रीम लीडर से, मगर जी खामनेई साहब से। अब उनको इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, कार्रवाई क्या करनी है, ये फैसला होगा सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में, जिसमें ये सारे लोग एक साथ बैठते हैं। बड़ी पॉलिसीज वहां बनती हैं, जो इनकी विदेश नीति है उस पर भी वहीं पर डिस्कशन होता है, वो फैसला होता है। फिर वो कन्वे हो जाता है जो रिलेटेड फोर्सेस हैं उनको, कि वो उसको अप्लाई करें। जी मिश्रा साहब पूछें कुछ। मैं यही पूछना चाह रहा था कि जिन इलाकों में यूएस ने स्ट्राइक किया है, चाहे इस्फहान हो, नतांज हो, फुद्रो हो, हमको रिपोर्ट आ रही है कि उसमें जो एक्टिविटी दिखनी चाहिए वो दिख नहीं रही है। रेडियो एक्टिविटी, सिस्मोग्राफ, जो एक पूरा उसमें रीडिंग होती है, जो एक होता है सस्पिशियस एक्टिविटी, जो एक SAR रिपोर्ट आती है, वो कुछ भी नहीं आई है। ना ही अमेरिका ने कुछ रिलीज किया है, जो इंफ्रारेड फ्लेयर्स ने। तो इसकी क्या सच्चाई? जब ये कुछ हुआ ही नहीं है तो एक्चुअली हैज अमेरिका मतलब रियली स्ट्रक ईरान? और अगर किया है तो फिर उसका ईरान की तरफ से डैमेज असेसमेंट क्या है? देखिए, असेसमेंट ये है कि जो ऑन द ग्राउंड है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ग्राउंड है, उसको नुकसान पहुंचा है। लेकिन अंडरग्राउंड काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन इसके बावजूद अंडरग्राउंड जो सेंसिटिव पदार्थ था उसको हटा दिया गया है, पहले ये ऐलान किया गया है। अब यह है कि अमेरिका ने ये अटैक किया है, ये असेसमेंट है कि अमेरिका यहीं पर रुकेगा नहीं। यानी अगर उसने अभी खाली ऊपर नुकसान नहीं पहुंचाया, हमला कर दिया और उसके बाद जो है ये मान लिया जाए चले भाई ठीक है कोई बात नहीं, इतना बड़ा हमला नहीं था, तो यहाँ लेकिन ये असेसमेंट है कि अमेरिका यहाँ नहीं रुकेगा। अमेरिका को एक्चुअली जवाब देना है ऐसा कि वो आगे हमला करने की गलती ना करे, या अगर करना चाहे तो उसे पता रहे कि उसको कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये पूरी स्टेज है। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूं कि जो ईरान ने जो मिसाइल छोड़ी है, नेस ज़ोइना नाम के एक इजरायली सेटलमेंट पूरा तबाह हो गया है, और वहां पर उनका नेशनल बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था। एक और भी आपसे सवाल है कि जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट को नष्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट को किया, आज एक बायोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूरा उड़ा दिया गया है। और ये बड़ा हमला है, क्योंकि इसमें एक एंटायर नेबरहुड नेस ज़ोइना का चला गया है। तो ये जो क्या इज ईरान अटैकिंग बायोलॉजिकल वेपन्स बीइंग डेवलप्ड स्टेल्थली, यानी चुपचाप जो इजराइल डेवलप करता है बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स रिसर्च अपनी, उसको भी डिस्ट्रॉय ईरान कर रहा है। एग्जैक्टली। ईरान पर चूंकि जब अटैक किया इजराइल ने, तो सिर्फ जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको नहीं निशाना बनाया, उनको ही नहीं असैसिनेट किया, बल्कि उसने साइंटिस्ट को भी निशाना बनाया। बहुत सारे न्यूक्लियर साइंटिस्ट इसमें मारे गए। यहाँ तक कि AI का एक बड़ा एक्सपर्ट था, जिसकी ज्यादा उम्र भी नहीं थी, कुछ 35 साल का जवान था,
उसको असैसिनेट किया। तो ईरान कहीं ना कहीं उनका जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रिसर्च का काम करता है और रिसर्च डिफेंस से जुड़ी हुई है, उसको भी निशाना बना रहा है। अब्बास साहब, एक चीज और जानना चाहेंगे, क्या आपकी जो मिलिट्री लीडरशिप है, जो आपके कमांडर थे, उनका असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या की इजराइल ने, उसके बाद न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे एक के बाद एक, तो जो टॉप लीडरशिप थी वो खत्म कर दी इजराइल ने। आज की तारीख में क्या ईरान के पास नई लीडरशिप उसने टेक ओवर कर लिया है, और आपकी आज की जो लीडरशिप है क्या वो पहले जैसी ही है, जो आपके कमांडर थे उसी जैसी है, और क्या आप पहले से मान के चल रहे थे कि इजराइल यानी मोसाद कहीं ना कहीं टारगेट करेगा आपके कमांडर्स? आज की तारीख में आपकी जो फौज है, आपकी जो एयरफोर्स है, उसके जो कमांडर हैं, क्या वो पहले जैसे ही असरदार है? मैं ये जानना चाह रहा हूं, या इजराइल ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया आपको? सर 3 दिन लगे पूरा रिप्लेस करने में, और वो मैंने जैसे बताया सुप्रीम लीडर, इसके सुप्रीम कमांडर भी हैं आर्म फोर्सेस के, तो उन्होंने 2 से 3 दिन के अंदर नए कमांडर अपॉइंट कर दिए। ये सारे ही केपेबल कमांडर हैं। चूंकि इजराइल अब पहले भी असैसिनेशन करता रहा है, 10-12 साल पहले भी उसने इस तरह के हमले ईरान के अंदर करवाए थे, तो ये तैयारी हमेशा रहती है कि जो बड़ा कमांडर है उसके बाद कम से कम 3 से 4 रैंक इस तरह से रहती है कि वो रिप्लेस होते चले जाएं। यानी अगर उसको वो मारा गया तो उसके बाद दूसरा, वो मारा गया तीसरा, इस तरह की तैयारी पहले से रहती है, मतलब, और वो चीज हो गई। अच्छा, मैं इस पे एक सबूत ये है सर कि जैसे ही पहले हमले में इतने बड़े कमांडर्स जब मार दिए गए और कुछ घंटे लगे, 16-17 घंटे लगे ईरान का रिटेलिएशन शुरू होने में, जो रिटेलिएशन आज हो रहा है वो ये वाले कमांडर्स कर रहे हैं जो उनकी जगह पर आए। तो इससे नए कमांडर हैं, जो नए कमांडर हैं। ये बताइए कि अभी तक ईरान ने जो उसकी ताकत है, उसकी जो बारूदी ताकत है, मिसाइल ताकत है, आपने जो मुजाहरा किया है वो ट्रेलर है, अभी असली पिक्चर आना बाकी, क्या और भी खतरनाक मिसाइलें ईरान के तोपखाने में हैं? जो यहाँ पर अब तक जो ऐलान किया गया है वो ये है कि हमने अब तक अपनी 5% क्षमता है उसका इस्तेमाल किया है। ओह माय गॉड। हाँ, इससे हम अलग हट के ये देखते हैं कि देखिए ईरान के पास मिसाइलों की तादाद की कमी नहीं है। ईरान ने अंडरग्राउंड मिसाइलों के पूरे पूरे शहर बनाए हुए हैं, जिसको कभी कभी दिखाया भी गया है, ड्रोन के शहर और मिसाइलों के शहर ये बनाए हुए हैं। अब ये रह गया कि अभी तक जो मिसाइल यूज हुए हैं उनकी अगर आप ये देखिए कि उनकी क्षमता क्या रही, उन्होंने कैसे हिट किया और कितना बड़ा उन्होंने नुकसान पहुंचाया। अगर यही मिसाइल ज्यादा तादाद में मारे जाते हैं तो इस पूरे रीजन में कोई भी जगह हिट करना ईरान के लिए और डिस्ट्रॉय करना वो कठिन नहीं होगा। अगर कठिन हुआ तो नामुमकिन नहीं होगा, ईरान ये काम आराम से कर सकता है जी। तो मैंने जो कहा कि लंबी हो सकता है ईरान की तरफ से बहुत बड़ा हमला एक साथ देखने में ना आए, लेकिन धीरे 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 और लगातार ये हमले देखने में आएंगे, ऐसा अंदाजा है। एक और मुश्किल सवाल अब्बास साहब, क्या अब क्योंकि अमेरिका इस युद्ध में शामिल हो गया है, अमेरिका के जो बेस हैं, जॉर्डन में बेस हैं, कुवैत में बेस हैं, बहरीन में हैं, और जगह पर बेसेस हैं, क्या अमेरिका के सैनिक बेस, उनके मिलिट्री बेस पर अब ईरान स्ट्राइक करेगा जो अब तक नहीं कर रहा था? ईरान अगर आप देखिए इस पूरे मामले को इस अंदाज से आगे लेके जा रहा है कि जिसमें ये सारी दुनिया मान रही है कि ईरान मजलूम है, उस पर जुल्म हुआ है, लेकिन ताकतवर है और अपना जवाब दे सकता है। ऐसे मुझे ये लगता है इस स्ट्रेटेजी को ईरान आगे ले जाएगा, यानी कोई ऐसा काम नहीं करे जैसे जॉर्डन में जो बेसेस, करीब 11 बेसेस अमेरिका ने बना रखी है, अलग अलग तरह से इस्तेमाल करता है उसे अलग अलग कामों के लिए। तो अगर जॉर्डन की बेसेस, ईरान ने अरब कंट्रीज को ये मैसेज दे दिया है कि आपके यहाँ की जो अमेरिकन बेस है अगर वो इन्वॉल्व हुई तो हम उसको जरूर हिट करेंगे। एक और चीज अब्बास साहब पूछना चाहेंगे और पूरी दुनिया जानना चाहती है, और आपसे बेटर कोई आदमी नहीं हूं कि आप तेहरान में सरकार को कवर करते हैं। मुझे एक चीज ये बताइए कि क्या आज की तारीख में अगर बातचीत होती है, कंप्रोमाइज होता है, तो ईरान की तरफ से क्या शर्तें, किन शर्तों पर कंप्रोमाइज हो सकता है? अमेरिका के सामने आपने क्या शर्तें आपको रखनी है? आपकी शर्तें क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस?
मैं ये समझता हूं कि इजराइल से अब ईरान ये चाह रहा है कि इजराइल को थोड़ी और सजा अभी मिलनी है, जितनी सजा उसको मिलनी चाहिए अभी मिली नहीं है, इसलिए उसने बहुत सारे कमांडर्स को मारा है और एग्रेशन किया है। तो सजा उसे थोड़ी और जरूर देनी, इतनी कि एक डिटरेंस ऐसा बने कि दोबारा फिर वो हमला करने के लिए 10 बार उसे सोचना पड़े। तो मुझे लगता है इजराइल के खिलाफ तो ये अभी थोड़ा और आगे जाएगा, अभी कार्रवाई और होगी और जारी रहेगी शांति की बात। तो ईरान का यह है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं छोड़ना है और मिसाइल प्रोग्राम नहीं छोड़ना है। रीजन में जो रिश्ते हैं अलग अलग मुल्कों से और फोर्सेस से, ये रिश्ते कायम रहेंगे, इसको ईरान छोड़ेगा नहीं। मैं तीनों बात इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका और इजराइल की असल में मांग ही है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे, डिफेंस छोड़ दे और रीजनल पावर जो है उनको उनके हाल पे छोड़ दे, कोई उनकी मदद या उनका सपोर्ट ना करे। तो ईरान इन बातों को छोड़ के उसके बाद इसके लिए तैयार है। ईरान तो अभी फिलिस्तीन को लेकर ईरान का क्या कहना है? फिलिस्तीन के सिलसिले में ईरान का बड़ा साफ स्टैंड ये है कि फिलिस्तीन की जमीन पर इजरायलियों ने आके कब्जा कर लिया है, उनको वहां से भगा दिया है। अब ये फिलिस्तीनी जो लड़ रहे हैं इनका बिल्कुल लेजिटिमेट रेजिस्टेंस है और हम इसका सपोर्ट करते रहेंगे। और होना दूसरा एक ये है कि इस पे रेफरेंडम होना चाहिए। जो फिलिस्तीनी वहां पर हैं वो रेफरेंडम हो उनके बीच में, वो वहां एक सिस्टम बनाए, वो सिस्टम फैसला करे कि बाहर से जो लोग आके बस गए उनको यहाँ रहने देना या बाहर भेजना है, लेकिन इजराइल को यहाँ से खत्म होना चाहिए। ये फिलिस्तीनियों का हक है। क्या ईरान फाइनली जब टेबल पर बैठेगा अमेरिका के साथ इस जंग में, जब एक युद्ध विराम होगा, क्या ईरान ये भी कहेगा कि सैंक्शंस अमेरिका हटाए, नंबर 1, और नंबर 2 जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको क्या ईरान ड्रॉप करेगा या न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा? न्यूक्लियर प्रोग्राम को छोड़ना बहुत मुश्किल है सर। यानी अब तक के जो स्टेटमेंट आते रहे हैं सुप्रीम लीडर के, बाकी सारे लोगों के, उनका यह है कि हम इसे छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पे और इसे हमें जारी रखना है। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि ये अगर ईरान इसको छोड़ देता तो अब तक डील हो गई होती। अमेरिका तो यही चाह रहा था कि पूरा लीबिया स्टाइल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो जाए न्यूक्लियर, तो हम जो है वो डील कर लेंगे, इस तरह की बात थी। लेकिन ये भी पता है कि लीबिया ने ये किया, उसके बाद लीबिया का क्या हुआ आप जानते हैं, सारी दुनिया तो हिस्ट्री है। तो ईरान को ये पता है अगला स्टेप फिर मिसाइल है, मिसाइल पावर, चूंकि इजराइल नहीं चाहता कि इस पूरे रीजन में कहीं भी किसी के पास ऐसी ताकत हो जो इजराइल के एग्रेशन का जवाब दे सके। अब्बास साहब, अमेरिका ने जो हमला किया रात में 4 जगह स्ट्राइक की, क्या उसमें ईरान के कुछ लोगों के मरने की खबर है, घायल होने की खबर है? वो डेटा आपके पास है? अब तक जो बयान आया है उसमें यही था। वहां के कुम के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका बयान था। उन्होंने कहा कि हमने ये देखा कि अब तक एक भी किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं है। और कुल मिलाकर अब तक कितने लोग इस जंग में, जब से जंग चल रही है पिछले कुछ दिनों से, ईरान के कितने लोग उसमें हताहत हुए हैं, कितने लोग मारे गए? इसमें 250 के करीब आए हैं। मैंने जो आखिरी वो देखा था, आंकड़ा देखा था, तो 250 के आसपास लोगों के मारे जाने का था आंकड़ा। और लेकिन बीच बीच में फिर बढ़ता है, चूंकि कुछ लोग जो जख्मी रहते हैं उनकी कभी खबर आ जाती है तो बढ़ जाता है आंकड़ा, लेकिन 250 के आसपास की अब तक रिपोर्ट। क्या अब्बास साहब, आप खामनेई जो सर्वोच्च नेता हैं ईरान के, उनसे आप हाल फिलहाल में मिले, आपकी उनकी मुलाकात हुई? क्या आपने कभी इंटरव्यू किया? क्या आप खामनेई साहब से मिले हैं? मैं कम से कम 20 से 25 बार वहां से जाके अपना रिपोर्टिंग कर चुका हूं। 20-25 बार आप खामनेई से मिले हैं? अब बहुत, क्योंकि मैं जुड़ा रहा हूँ उस मीडिया से भी, खामनेई.ir से भी जुड़ा रहा हूँ। चलिए, आप बहुत दफा मिले। मुझे एक चीज बता दिए, मेरे दोस्त हमारे साथ देख रहे हैं, जो लेटेस्ट खामनेई का जो लेटेस्ट बयान है, जो उन्होंने टीवी पे बयान दिया है, उसका कुल मिलाकर अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या, वो थोड़ा अगर आप बता पाएं कि क्या मैसेज खामनेई ने दिया है और क्या चाहते हैं वो अब? जी, लेटेस्ट मैसेज उनका जो था उसमें 3-4 बातें बड़ी अहम थी। एक तो सबसे पहले उन्होंने पब्लिक की तारीफ की, मुल्क के आवाम की, कि आपने इन हालात में जैसा बिहेवियर करना चाहिए, यानी ठंडे रहना, शांत रहना और सुकून से हालात को फेस करना, वो उसकी बहुत तारीफ। उसके अलावा
फिर एक्चुअली उन्होंने कौम से ही वो जो खिताब था ना, नेशन को उन्होंने एड्रेस किया था। उन्होंने एक तो पहले तारीफ की, दूसरे उन्होंने कहा कि देखिए हमारे ऊपर एग्रेशन हुआ है और हमारे कई कमांडर्स जो है वो मार दिए गए हैं, लेकिन उनको रिप्लेस कर दिया गया है। आप मुतमईन रहिए, इत्मीनान रखिए कि जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। और इसी में इन्होंने कहा कि ना, बल्कि उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि जब ट्रंप ने टोटल सरेंडर वाली ट्वीट की थी या ट्रुथ सोशल पे डाला था कि टोटल सरेंडर को जिस तरह की बात थी, उन्होंने एक बात कही कि जो थोड़ी भी अक्ल रखने वाला आदमी होगा वो ईरानियन नेशन से कभी ये नहीं कहेगा कि आप टोटल सरेंडर कर दें, क्योंकि ईरान की जो सिविलाइजेशन है उसमें कभी भी सरेंडर इस तरह से रहा नहीं है। तो वो एक तरह से उन्होंने इशारा किया कि ये इस बंदे को इतनी समझ नहीं है कि जो इस तरह की बात कर रहा है। उसने ही उन्होंने ये कहा कि हम ना तो इम्पोज्ड वॉर सहन कर सकते हैं, ना ही इम्पोज्ड पीस सहन कर सकते हैं। उसी में उन्होंने कहा कि इजराइल को सजा दी जा रही है और इजराइल उस अंजाम को पहुंचेगा जिसकी उसने खुद दावत दी है। अब्बास साहब, ये जो टॉक्स हुई थी, क्योंकि ये जो टॉक्स करी थी जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस, ट्रंप साहब के कहने पर ये जो तीनों मुल्क हैं, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी, इन्होंने ईरान के साथ, आपके मुल्क के साथ बातचीत शुरू करी। बातचीत जेनेवा, स्विट्जरलैंड में हुई और बातचीत से ऐसा लग रहा था कि अब इस युद्ध में कहीं ना कहीं कोई ना कोई हल निकलेगा। लेकिन हमने देखा कि इस बातचीत के होते ही ट्रंप ने हमला कर दिया। तो ये जो बातचीत थी जिसमें ईरान के फॉरेन मिनिस्टर स्विट्जरलैंड गए हुए थे, फ्रांस और ब्रिटेन और जर्मनी की बातचीत क्या टूट गई? क्या ईरान को उनकी शर्तें मंजूर नहीं थी? क्या हुआ ये जो बातचीत चल रही थी 24 घंटे पहले? जी, एक्चुअली क्या है, ये अलग अलग तरह के हथकंडे अपना रहा है अमेरिका कि वो जो उसका गोल है उसे अचीव कर ले किसी तरह से, यानी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो जाए, फिर डिफेंस। तो एक तो बातचीत, कभी जो यूरोपियंस प्रपोजल लेके आए थे, वो प्रपोजल कोई ये नहीं था कि